हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं DRDO के लिए नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की, जो कि दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। DRDO के लिए हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। किसको दोस्तों? नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा गया है। सबसे पहले हम इतिहास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों आपको बताना है जो 1857 के समय विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन है अवध की बेगम। हम बात कर रहे थे किसकी? लखनऊ में नेतृत्व किसने किया 1857 के विद्रोह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? जो अवध की बेगम है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों जो लखनऊ है वो अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अवध का क्षेत्र है वो उसमें लखनऊ भी शामिल है। जो अवध का क्षेत्र है वो लखनऊ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध की बेगम। दोस्तों इनका पूरा नाम है बेगम हजरत महल। क्या नाम है इनका? इनका पूरा नाम है बेगम हजरत महल। अब बात कर लेते हैं कि तात्या टोपे ने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से लड़ाई लड़ी थी। कहाँ से दोस्तों? कानपुर से लड़ाई लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से लड़ाई लड़ी। तो इन्होंने झांसी से लड़ाई लड़ी थी। कहाँ से दोस्तों? झांसी से लड़ाई लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। आपको बताना है ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है VD सावरकर, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर RC मजूमदार और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर SN सेन। तो बात कर रहे थे किसकी? आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा VD सावरकर। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? VD सावरकर। इन्होंने जो 1857 के समय विद्रोह हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। क्या कहा था उसको? प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से लेखक हैं या इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? RC मजूमदार। कौन सा दोस्तों? RC मजूमदार। इन्होंने कहा था कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर SN सेन जी के बारे में। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1857 के ऊपर, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, जिसका नाम ही 1857 है। क्या नाम है उसका? 1857 पुस्तक का नाम है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से एक का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आपको बताना है जो 1857 के समय नेता लड़ रहे थे उनमें से किसका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है नाना साहेब, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऐसा नेता जिसका नाम असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग था। अब बात कर लेते हैं कि जो नाना साहब थे इनका असली नाम क्या था। तो दोस्तों इनका असली नाम था धोंधू पंत। क्या था इनका असली नाम? इनका नाम था धोंधू पंत, इनका असली नाम था। अब बात कर लेते हैं कि जो कुंवर सिंह थे उन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी। तो इन्होंने बिहार के जगदीशपुर से लड़ाई लड़ी थी। कहाँ से दोस्तों? बिहार के जगदीशपुर से या अर्रा से। कहाँ से? जगदीशपुर से या अर्रा से इन्होंने
लड़ाई लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं 1857 की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 29 मार्च 1857 को हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? बैरकपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत बैरकपुर से हुई थी, जो कहाँ पड़ता है? जो कि बंगाल में पड़ता है। दोस्तों ये किस कारण हुआ था? तो वहाँ पे जो सैनिक काम कर रहे थे, उनको जो कारतूस दिए जा रहे थे, उनमें गाय और सुअर की चर्बी थी। किसकी चर्बी थी दोस्तों? गाय और सुअर की चर्बी थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 1857 के विद्रोह के नेता और उनके संचालन के क्षेत्र आपको बताना है कि कौन नेता ने किस क्षेत्र का संचालन किया। अब बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों बात करें बख्त खान की कि इन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों इन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी? दिल्ली से। कहाँ से लड़ाई लड़ी इन्होंने? दिल्ली से। दोस्तों इनको एक उपाधि दी जाती है। इनको क्या बोला जाता है? इनको साहब ए आलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साहब ए आलम इनको बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इनको किसने उपाधि दी थी। तो इनको ये उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? बहादुर शाह जफ़र के द्वारा। किसके द्वारा? बहादुर शाह जफ़र के द्वारा ये उपाधि उनको दी गई थी, द्वितीय के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जो मुगल वंश का अंतिम शासक था वो कौन था। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बख्त खान तो दिल्ली से लड़े और इसके साथ साथ कुंवर सिंह कहाँ से लड़े। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं, कुंवर सिंह अर्राह से या जगदीशपुर बिहार से लड़े। कहाँ से? अर्राह या जगदीशपुर बिहार से लड़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नाना साहब ने कहाँ से लड़ाई लड़ी। तो नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से लड़ाई लड़ी। कहाँ से लड़ी? कानपुर से। अब दोस्तों एक ऑप्शन बचता है मौलवी अहमदुल्लाह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने अवध से लड़ाई लड़ी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। आपको बताना है जो 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक क्या था, उसका क्या प्रतीक था। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है ईगल, दूसरा ऑप्शन है दुपट्टा, तीसरा ऑप्शन है दो तलवार और चौथा ऑप्शन है कमल और चपातियाँ। तो आपको पता होगा जो 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका जो प्रतीक था वो था हमारा कमल और चपातियाँ। अब जैसे दोस्त आप अगर 1857 के संग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो हम आपको क्या करेंगे? कमल और चपातियाँ देंगे और आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये उसका प्रतीक था। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में अनुसूचित जनजातियों की संख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम है। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऐसा राज्य जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या, जो भारत की जनजातियों की संख्या है उसमें सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो 1.09% है भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या के मामले में। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है। आपको बताना है इनमें से एक कौन सी जनजाति है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है ओंजो, दूसरा ऑप्शन है रेगमा, तीसरा ऑप्शन है
सोपेन और चौथा ऑप्शन है हालचू। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की कौन सी मूल निवासी नहीं है जनजातियों से ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो रेगमा है ये कहाँ की जनजाति है, ये असम की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है, ये असम की जनजाति है। बाकी दोस्तों जो ओंजो है, सोपेन है, हालचू है, ये अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि गलत मिलान में है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है दोस्तों जो अंगामी है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों जो अंगामी जनजाति है ये नागालैंड में निवास करती है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा गया सम्मिलित नहीं है। दूसरा है दोस्तों बिरहोर, तो ये झारखंड में निवास करती है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं है। तीसरा दोस्तों खस, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो खस जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में ना रहकर कहाँ रहती है, ये हिमाचल प्रदेश में रहती है। कहाँ रहती है ये हिमाचल प्रदेश में रहती है। और बाकी बात करें दोस्तों टोडा जनजाति की, तो ये तमिलनाडु में रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो खस जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहती है, ये कहाँ रहती है, ये रहती है हिमाचल प्रदेश में, HP में। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही क्रम है, किसके लिए दोस्तों, जनजातियों के लिए जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बसती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है खासी, गारो, नागा और जैंतिया। दूसरा ऑप्शन है नागा, जैंतिया, खासी और गारो। तीसरा ऑप्शन है गारो, खासी, जैंतिया और नागा। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है जैंतिया, नागा, गारो और खासी। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, ऐसी जनजातियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर निवास करती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। तो दोस्तों इसका सही आंसर सही हो जाएगा जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर निवास करती है। कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर निवास करती हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह हो जिसको पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PB TGS के बारे में क्या करना है दोस्तों, आपको कथनों पर विचार करना है। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है PB GTS देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करती है। दूसरा है स्थिर या कम होती जनसंख्या PBT GS स्थिति के निर्धारण के मापदंडों में से एक है। तीसरा ऑप्शन है देश में अब तक 95 PB TGS आधिकारिक रूप से अनुसूचित हैं। और चौथा है PB TGS की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं। तो दोस्तों इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे 95 दोस्तों PB GTS है, यहाँ पे टोटल 75 जनजाति आधिकारिक रूप से शामिल हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, क्योंकि दोस्तों ये सही है, ये सही है, ये अपना तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। बाकी पहला दूसरा और चौथा सही है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टेबल फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। आपको बताना है, एक वर्ड देना है, किसके लिए, इस वाक्य के लिए। ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबॉडी पार्टली और कम्प्लीटली लॉस देयर मेमोरी। आपको बताना है एक शब्द जिसमें क्या हो, कम्प्लीटली या
थोड़ी बहुत मेमोरी खो देता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है एमनेसिया, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी लॉस, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और चौथा ऑप्शन है एलोपेसिया। आप सब जानते होंगे जो दोस्तों एनीमिया है, जो आपका एनीमिया है इसमें क्या होता है, इसमें आपका रक्त की कमी हो जाती है। किसमें दोस्तों? एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है। बात करें एमनीसिया की, तो एमनीसिया में पूरी या आधी मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है। कैसी? पूरी या आधी मेमोरी चली जाती है। अब बात करें किसकी? एलोपेसिया की, तो इसको गंजापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गंजापन। तो यहाँ पे पूछा गया है लॉस देयर मेमोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, जिसमें हम अपनी पूरी मेमोरी या आधी मेमोरी खो देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमनेसिया। और दोस्तों जो एनीमिया है इसका मतलब होता है रक्त की कमी होना, और एलोपेसिया का मतलब होता है गंजापन। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब दोस्तों अपोजिट वर्ड बताना है आपको। क्या बताना है? आपको अपोजिट वर्ड का चयन करना है। किसके लिए? जो आपका शब्द ये दिया गया है लिंगर के लिए। दोस्तों ये शब्द दिया गया है लिंगर, इसका आपको अपोजिट बताना है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है लीव, दूसरा ऑप्शन है चूस, तीसरा ऑप्शन है एंटरटेन और चौथा ऑप्शन है एनॉय। तो दोस्तों बात करें लिंगर की, तो इसका मतलब होता है लंबे समय तक बनाए रखना। लंबे समय तक बनाए रखना इसका मतलब होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो आप सब जानते हैं लीव का मतलब होता है दोस्तों छोड़ना। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। बात करें चूज की, तो इसका मतलब होता है चुनना। क्या होता है इसका मतलब? चुनना। एंटरटेन का मतलब सब आप जानते होंगे। एनॉय का मतलब होगा कि किसी को बेवजह परेशान करना। एनॉय का मतलब होता है किसी को बेवजह परेशान करना। तो लिंगर का मतलब होता है लंबे समय तक बनाए रखना, और लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो ये इसका एंटोनिम सही हो जाएगा लीव। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे पूछा गया है इल इटरसी इज एन ऑब्स्टिकल खालिस्तान प्रोग्रेस। यहाँ पे दोस्तों मतलब होता है इसका, इलिटरेसी का मतलब होता है अशिक्षित लोग। कैसे लोग दोस्तों? अशिक्षित लोग इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑब्स्टिकल का मतलब होता है दोस्तों बाधा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा ऑप्शन है इन, तीसरा ऑप्शन है विथ और चौथा ऑप्शन है टू। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टू। इलिटरेसी इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एंड ऑफ फेज गिवन इन बोल्ड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसका क्या मतलब है। ये सेंटेंस दिया गया है टू मूव हेवन एंड अर्थ। हम लोग बोलते हैं ना कि हम जमीन आसमान हिला देंगे, तो उसका सही मायने में मतलब क्या होता है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है टू केज एन अर्थक्वेक, दूसरा ऑप्शन है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, तीसरा ऑप्शन है टू प्रे टू ऑल गॉड्स और चौथा ऑप्शन है टू ट्रेवल। आप सब जानते होंगे टू मूव अर्थ एंड हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है दोस्तों टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि एक दोस्तों क्या दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है जो कि अलग अलग सेगमेंट में है, हिस्सों में है, उनमें से एक गलत हिस्सा है, उसको आपको बताना है। तो ये आपका सेंटेंस है एज इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम।
तो आप सब जानते होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। एट होम दूसरा ऑप्शन है सिंस 2 आवर्स, तीसरा ऑप्शन है इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली और चौथा ऑप्शन है द चिल्ड्रन आर। आप सब जानते होंगे कि जब कितनी देर से बारिश हो रही हो ये पूछा जाए तो हम वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा। कौन सा? सिंस 2 आवर्स। यहाँ पे सिंस की जगह क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे फॉर आएगा। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। आपको बताना है कि जब हम लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े लगने से बचाने के लिए किस उपाय का प्रयोग करते हैं या किस लेपन का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? जो हमारा जिंक क्लोराइड होता है, इसका प्रयोग हम जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं उसको दोस्तों कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेप के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्ड्स किससे बनता है? आपको बताना है जो कॉर्ड्स होता है वो किससे बनता है। आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन ऑक्साइड से, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट से, तीसरा ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट से और चौथा ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट से। आप सब जानते होंगे जो कॉर्ड्स बनता है दोस्तों वो किससे बनता है? सिलिकॉन प्लस वो बनता है हमारा किससे? सिलिकॉन ऑक्साइड से। अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड की। तो जब हम सिलिकॉन किसको दोस्तों? जब हम सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तब हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? आपको बताना है कि जब बिजली कड़कती है तो उस समय पे किस गैस का उत्पादन होता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो आप सबको पता होगा जब दोस्तों तेज़ बिजली कड़कती है उसके बाद ठंडक आती है तो वहाँ पे हमारा किस गैस का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वहाँ पे उत्पादन होता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको बताना है कि जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बात कर रहे थे किसकी? उड़ने वाले गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। दोस्तों बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हो या हीलियम हो ये दोनों गैस भरी जाती हैं क्योंकि ये हल्की होती हैं गैसें। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है हीलियम। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऐसी अधातु की जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। कौन सा दोस्तों? ब्रोमीन। अब आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो दोस्तों पारा है ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन ये क्या है? ये एक धातु है। बात करें ब्रोमीन की तो ये भी द्रव अवस्था में रहती है लेकिन यह एक अधातु है। क्या है दोस्तों? यह एक अधातु है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट और क्वेश्चन है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।